Question number 40. Prepare cash flow statement on the basis of the information given in the balance sheet of Nidhi Limited as at 31st March 2023 and 2022. तो देखिए हमें 2 साल की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी है और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और उसके लिए देखिए हमें ये नोट बनाना होता है जिसमें कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट एज पर सरप्लस। तो प्रॉफिट एज पर सरप्लस के लिए हमें रिजर्व एंड सरप्लस में देखना पड़ेगा कि सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ है। उसके बाद ये चीज़ हमें 5 चीज़ें प्लस करनी है और ये 2 चीज़ें माइनस करनी है। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इसकी इंफॉर्मेशन हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाती है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व, तो यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में कोई रिजर्व नहीं है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, इसकी ना तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बताया गया है और ना ही करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो इस कंडीशन में प्रोविजन फॉर टैक्स का भी कुछ नहीं किया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है सरप्लस के बैलेंस से 1 लाख रुपीज़, यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। तो शुरुआत करते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है और ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ है। अब हमें यहाँ पर प्लस करना होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो कोई एक्सपेंस या लॉस है जो कि P&L में डेबिटेड है, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो इस तरीके का कोई भी एक्सपेंस या लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की इंफॉर्मेशन है उसके आगे भी परसेंटेज नहीं लिखा है, इस वजह से हम इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इसलिए ये जो 1 लाख है यही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होगा। इसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करते हैं। इसके लिए हम पहले करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो देखिए करंट लायबिलिटीज में एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखिए जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं। ट्रेड पेबल्स देखिए यहाँ डिक्रीज हुआ है। देखिए ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो हम माइनस कर देंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 8,000। इसके बाद हम करंट एसेट्स की बात करते हैं। देखिए जो करंट इन्वेस्टमेंट है इसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करेंगे। तो इसमें जो चेंज हो रहा है उसे हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है। इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल भी डिक्रीज हो रहा है, इसे भी प्लस किया जाएगा। तो प्लस करेंगे हम डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज एंड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। 6,000 से इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है और 54,000 से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से अब हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,52,000। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें बैलेंस शीट में कौन से एलिमेंट्स को देखना है। एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा 2 एलिमेंट और होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस जो कि नॉन करंट एसेट में होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस जो कि करंट एसेट में होता है, और उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो केवल यही 2 चीज़ें हैं जिनमें होने वाला इनफ्लो आउटफ्लो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सेल परचेज की कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दी गई है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। तो यहाँ देखिए 5,60,000 से 8,50,000 हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स करंट ईयर में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया गया है। तो 2,90,000 का परचेज किया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके बाद देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है।
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स करंट ईयर में 72,000 रुपीज़ के नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं, जो कि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके अलावा देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ना ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज दे रखा है जिससे कि हम इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ से हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया 3,62,000 माइनस में आया है। इट मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें बैलेंस शीट में क्या क्या देखना होता है। एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और तीसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। केवल इन तीन चीज़ों में होने वाले कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करते हैं। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स करंट ईयर में 2 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू किए गए हैं, जो कि इनफ्लो है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 50,000 से नील हो गई। इट मीन्स इसका रीपेमेंट किया गया है। तो केवल शेयर कैपिटल में और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ही चेंज हो रहा है। और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या है ये देख लीजिए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो 50,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस नील है। इट मीन्स इस ईयर में लॉन्ग टर्म डेप्ट का रीपेमेंट कर दिया गया है 50,000 रुपये का, जो कि आउटफ्लो है। तो एक तो जो शेयर इशू हुए हैं 2 लाख रुपए के, ये इनफ्लो है, इसे प्लस किया जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म डेप्ट का रीपेमेंट कर दिया गया है 50,000 रुपये का, ये आउटफ्लो है। देखिए इन चीज़ों के अलावा यहाँ पर आता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। ना ही लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट के आगे परसेंटेज दिया है जिससे कि हम इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैलकुलेट कर सके। तो यही हमारा आंसर हो गया 1,50,000 प्लस में आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें नेट आंसर निकालना है और इसके लिए हमें ये तीनों एक्टिविटीज को प्लस करना होगा, A प्लस B प्लस C। तो देखिए 1,52,000 प्लस में है और 1,50,000 प्लस में है। तो प्लस में हो गया टोटल हमारा 3,02,000 और माइनस में है 3,62,000। तो ये 60,000 माइनस में आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके आगे हम माइनस लगा देंगे क्योंकि 60,000 से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हो रहा है। यही हमारा आंसर है। अब इस आंसर को वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, तो देखिए इसमें हम प्लस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अपने आप आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसके लिए देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। देखिए जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000 है ये, और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो टोटल हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 1,34,000 प्लस 70,000 2,04,000। अब एक चीज़ देखिए माइनस का 60,000 और प्लस का 2,04,000। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 1,44,000। अब आप देख लीजिए क्लोजिंग बैलेंस कैसे कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 94 एंड 50। तो ये भी 1,44,000 है। इट मीन्स हमने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट आंसर निकाला है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है उसमें हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो उन्हें भी कंसिडर किया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसके लिए हमें चाहिए होता है करंट ईयर का प्रॉफिट। और देखिए करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो रिजर्व एंड सरप्लस में हमें सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है वहाँ से हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट निकल के आता है। तो ओपनिंग बैलेंस 96,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 98,000 है। तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसके लिए हम ये नोट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में केवल इंटरिम डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रॉफिट एज पर सरप्लस में क्या क्या ऐड करना है। फाइनल डिविडेंड इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में बताया गया है कि करंट ईयर में 52,000 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए हम रिजर्व एंड सरप्लस को देखते हैं।
तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए केवल एक ही एलिमेंट है सरप्लस, किसी प्रकार के रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ पर नहीं है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए देखिए करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टैक्स रिफंड की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हम नोट बनाएंगे, लेकिन केवल एक ही आइटम है यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड, जिसे हम करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। इसके बाद हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस होते हैं उन्हें प्लस माइनस करते हैं। तो पहले हम नोट बना लेते हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस 98,000 है और ओपनिंग बैलेंस 96,000 है, तो करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट है 2,000 रुपीज। ये सारी चीजें ऐड करते हैं। इसमें से केवल एक ही आइटम दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड। करंट ईयर में कंपनी ने शेयर्स पे इंटरिम डिविडेंड दिया है 52,000 रुपीज का, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 54,000। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस हैं उन्हें प्लस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आइटम होता है डेप्रिसिएशन। और आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस 54,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 72,000 है। इट मीन्स करंट ईयर में 18,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे किसी एसेट के बेचने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इस वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो इंक्रीज हो रहा है वो केवल करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ही है, जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में सीआर किया गया होगा 18,000। अगर हमें यहाँ पे मशीनरी के बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होती तो पहले हम मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते, लेकिन यहाँ पर अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 18,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है, इसे ऐड किया जाएगा। इसके बाद होता है एमोर्टाइजेशन। देखिए एमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट पे, और यहाँ देखिए कोई इंटेंजिबल एसेट गुडविल या पेटेंट कोई नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग के लिए देखिए हमें जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसको देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट का, इसीलिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट की सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे माइनस होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन्स, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लेकिन इनमें से कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 72,000। ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करते हैं। तो पहले हम करंट लायबिलिटीज को देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज में ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे। और ट्रेड पेबल्स देख लीजिए, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस किया जाता है। इसके बाद हम करंट एसेट्स को देखेंगे। तो देखिए करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो इन्वेंट्री को प्लस किया जाएगा, और जो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है 6,800 से इसे माइनस किया जाएगा। तो इतना ही है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाला चेंज, जो कि आ रहा है 81,200। ये है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो यही हमारा आंसर हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें बैलेंस शीट में किन किन चीज़ों में होने वाले चेंजेस को कंसिडर करना है। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें देखना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। इन चार चीज़ों में जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, तो उसमें से केवल एक ही चीज़ दी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कौन सी एसेट्स हैं, देखिए सबसे पहले लैंड दिया है, इंक्रीज हो गया है। इट मीन्स करंट ईयर में 20,000 रुपीज़ का फर्दर लैंड परचेज किया गया है, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है।
बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स 10,000 की बिल्डिंग परचेज की है, आउटफ्लो है। मशीनरी भी इंक्रीज हो रहा है 30,000 से, इट मीन्स मशीनरी परचेज की है जो कि आउटफ्लो है। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो एक हमारा जो लैंड परचेज हुआ है 20,000 रुपीज़ का, ये आउटफ्लो है। बिल्डिंग परचेज की है 10,000 रुपीज़ की, ये भी आउटफ्लो है। और मशीनरी परचेज की है 30,000 रुपीज़ की, ये भी आउटफ्लो है। तो केवल इतनी ही चीज़ें हैं। तो टोटल 60,000 रुपये का आउटफ्लो हो रहा है। ये है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें बैलेंस शीट में केवल शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को देखना है। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए 50,000 से 90,000 हो गया, इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हमें नोट टू अकाउंट में इंफॉर्मेशन दी है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, पहले नहीं था, अब 40,000 है, इट मीन्स करंट ईयर में अमन लिमिटेड से 40,000 रुपये का लोन लिया गया है जो कि इनफ्लो है। और बैंक लोन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखिए ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस नील है, इट मीन्स ये जो लोन फ्रॉम बैंक है इसका रीपेमेंट कर दिया गया है। तो एक तो जो लोन लिया गया है अमन लिमिटेड से 40,000 रुपये का, ये इनफ्लो है। और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लोन फ्रॉम बैंक है ये रीपे कर दिया गया है, ये आउटफ्लो है। इसके अलावा देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमें बोरोइंग के आगे परसेंटेज नहीं दिया हुआ था। और डिविडेंड में केवल एक इंटरिम डिविडेंड है जो कि हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। करंट ईयर में जो डिविडेंड हमने नोट में प्लस किया था वही डिविडेंड यहाँ पर माइनस किया जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 22,000 माइनस में मतलब कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी तीनों एक्टिविटीज़ हो गई। अब हम नेट आंसर निकालेंगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके लिए हमें तीनों एक्टिविटीज़ का जो इनफ्लो आउटफ्लो है उसे प्लस करना है। तो देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 81,200 प्लस में है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये दोनों ही माइनस में है। तो देखिए प्लस में केवल 81,200 है और माइनस में 60,000 एंड 22,000। तो हमारा माइनस में आंसर आ रहा है 800, माइनस में आ रहा है, इट मीन्स नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद अब हम इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000 रुपीज़, ये हम प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ रहा है 7,200। ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसे हम क्वेश्चन से देख सकते हैं 7,200 रुपये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 एंड 22। तो देखिए यहाँ पर हमें बैलेंस शीट दी है 2 साल की, हमें यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना होता है जिसमें हमें सबसे पहले लिखना होता है प्रॉफिट एज पर सरप्लस, और ये हमें देखना होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिया हुआ है यहाँ पर हमें। रिजर्व एंड सरप्लस में केवल एक ही एलिमेंट है सरप्लस, जिसका ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है, इट मीन्स करंट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़। इसके बाद हम यहाँ पर प्लस करते हैं फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया जाता है और इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए हम रिजर्व एंड सरप्लस में देखते हैं, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस के अलावा कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर करंट लायबिलिटी में जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो प्रोविजन फॉर टैक्स है,
तो यहाँ पर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ से पता करना होगा कि करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया गया है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो सबसे पहले हम नोट बना लेते हैं। तो देखिए सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख। इसके बाद फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये निकालने के लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,54,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1 लाख। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में केवल 2 ही पोस्टिंग होती हैं। एक तो करंट ईयर में जो प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए P&L से, और जो करंट ईयर में टैक्स पे किया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ना तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बताया है कि करंट ईयर में कितना टैक्स पे किया है और ना ही ये बताया गया है कि करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया है। इस कंडीशन में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो टैक्स पेड होता है जो कि 1,54,000 है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टैक्स प्रोवाइडेड होता है। तो करंट ईयर में 1 लाख रुपए टैक्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, जो कि हम यहाँ पर नोट में ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या टैक्स रिफंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो यहाँ हमारा 3 लाख रुपए आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। लेकिन देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आने से पहले हमें जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनके अकाउंट बना लेने चाहिए, जिससे कि हमें डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के अमाउंट मिल जाए। तो नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हमें नोट्स टू अकाउंट में बताया गया है कि मशीनरी है, और मशीनरी यहाँ पर ऑन कॉस्ट शो की जा रही है क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए गए हैं। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है, तो हमें इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम नॉन करंट एसेट्स के अकाउंट बना लेते हैं और वहाँ से जो हमारा इंटेंजिबल एसेट पे एमोर्टाइजेशन और टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन करंट ईयर में प्रोवाइड हुआ है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 25,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। अब देखिए मशीनरी से रिलेटेड एक सेल की इंफॉर्मेशन दी है कि करंट ईयर में एक पार्ट ऑफ मशीन बेच दिया है जिसकी कॉस्ट 48,000 है, और इस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है 32,000 रुपीज़। इसको बेचा गया है 12,000 रुपीज़ में। तो देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है। इट मीन्स मशीन जो है वो ऑन कॉस्ट है, इसलिए किसी भी मशीन को बेचने से पहले उस बेची गई मशीन पर जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो जो मशीन बेची है जिसकी की कॉस्ट 48,000 है उस पर 32,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, वो यहाँ से मशीनरी अकाउंट में CR किया जाएगा। इसके बाद हम मशीन को बेच सकते हैं बाय बैंक। इस मशीन को बेचा गया है 12,000 रुपीज़ में। अब हमें कैलकुलेट करना है कि मशीन को बेचने पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए मशीन की जो कॉस्ट है वो 48,000 है और इस मशीन पर 32,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका था। तो इस मशीन की रिटन डाउन वैल्यू हो गई 16,000 और इस मशीन को बेचा गया है 12,000 में। इसका मतलब मशीन को बेचने पर 4,000 रुपये का लॉस हुआ है जो कि मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ से ये P&L अकाउंट में लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसकी भी ज़रूरत हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए पड़ेगी, इसीलिए हमें पहले नॉन करंट एसेट्स के सारे अकाउंट बना लेने चाहिए। अब यहाँ से देखिए मशीनरी अकाउंट से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि करंट ईयर में फर्दर कितने की मशीनें खरीदी गई हैं टू बैंक। तो 5,88,000 की फर्दर मशीनरी करंट ईयर में परचेज की गई है, ये हमें बैलेंसिंग फिगर में मिल गया। इसके अलावा देखिए जो एनुअल डेप करंट ईयर में मशीनों पे चार्ज किया गया है वो हमें कहाँ मिलेगा। देखिए अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जो एनुअल डेप होता है वो एसेट के अकाउंट पे CR नहीं होता है, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में CR होता है। तो यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना डेप प्रोवाइड किया गया है।
तो देखिए 4,32,000 डेबिट का टोटल है और क्रेडिट में 3 लाख है, तो 1,32,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि करंट ईयर में एसेट्स पे चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। इसकी भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा देखिए जो इनटेंजिबल एसेट में हमें गुडविल बताई गई है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, तो देखिए गुडविल का अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुडविल में किसी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ देखिए गुडविल डिक्रीज हो रही है, 2,24,000 से घट के 80,000 हो गई। तो जो डिफरेंस है 1,44,000 वो एमोटाइजेशन है। तो अगर हम अकाउंट बनाए तो वहाँ से भी हमें बैलेंसिंग फिगर में 1,44,000 एमोटाइजेशन पता चलेगा। तो बिना अकाउंट बनाए भी हम यहाँ से इस तरीके से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर गुडविल में किसी ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन दी होती गुडविल परचेज करने की, तो उस कंडीशन में हमें अकाउंट बनाना पड़ता गुडविल का, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाला है वो हम यहाँ लिखेंगे 3 लाख। इसमें हम प्लस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस, जिसमें कि सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। तो देखिए ये वाला डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर में एसेट पे प्रोवाइड किया गया है ये लिखा जाता है। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बेची गई एसेट पे प्रोवाइड किया गया है, ये करंट ईयर में प्रोवाइडेड नहीं है। ये हमने इस साल P&L में डीआर नहीं किया है। इस साल P&L में हमने 1,32,000 डेप्रिसिएशन डीआर किया है, जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए इसे ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो गुडविल है वो डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स गुडविल कम हो रही है, एमोटाइज की होगी। तो 1,44,000 से गुडविल कम हो रही थी, मैंने आपको बताया था 2,24,000 से 80,000 हो गई, तो 1,44,000 एमोटाइजेशन है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब देखिए यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो बताई गई है, लेकिन उसके आगे परसेंटेज नहीं लिखा है इंटरेस्ट का, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके अलावा यहाँ पर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ देखिए फिक्स एसेट को बेचने पर हमें लॉस हुआ है 4,000 का, ये यहाँ पर ऐड किया जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो प्लस में केवल इतनी ही चीजें आती है। माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पर हमें किसी फिक्स एसेट के और इन्वेस्टमेंट की सेल पर कोई लॉस नहीं हुआ है। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दी गई है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5,80,000, ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम प्लस माइनस करेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को। तो देखिए सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज को देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज में एक ट्रेड पेबल्स है जो कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स कैश का आउटफ्लो हो रहा है। करंट लायबिलिटी कम होती है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज होता है, माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ट्रेड पेबल्स को माइनस करेंगे। अब हम बात करेंगे करंट एसेट्स में जो चेंज हुआ है उसे देख लेते हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करेंगे हम। इन्वेंट्री देखिए इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो ये भी माइनस करेंगे। इन्वेंट्री 16,000 से इंक्रीज हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल 54,000 से इंक्रीज हुआ है, तो ये दोनों हमने माइनस कर दिए। अब हमारा आंसर आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स 4,60,000 आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है ये बिफोर टैक्स है, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा टैक्स पेड। तो करंट ईयर में कितना टैक्स पे किया है ये हमने कैश प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया था, तो देखिए यहाँ पर 1,54,000, ये हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अब हमारा नेट आंसर आ गया 3,06,000, ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें केवल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट को देखना है।
इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस यहाँ पर दिए नहीं है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का और इंटेंजिबल एसेट में क्या हो रहा है, देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में केवल मशीन है, मशीन हमने बेची भी है और खरीदी भी है। तो मशीन जो परचेज की है 5,88,000 ये आउटफ्लो है, और जो मशीन सेल की है 12,000 ये इनफ्लो है। इसके अलावा जो गुडविल है उसमें अमोर्टाइजेशन हुआ है, और अमोर्टाइजेशन में कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आंसर आ रहा है 5,76,000 माइनस में आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखिए ये ऑपरेटिंग में हम ए लिख देंगे, ये इन्वेस्टिंग को बी, और अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या देखना है, केवल शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स करंट ईयर में 2 लाख रुपीज़ के शेयर इशू किए हैं, इनफ्लो है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी इंक्रीज हो रहा है 1,40,000 रुपीज़ से, इट मीन्स करंट ईयर में हमने और अमाउंट बोरो किया है, ये भी इनफ्लो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया नहीं है। इसके अलावा आता है इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो केवल दो ही चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो शेयर कैपिटल इशू किए हैं शेयर्स, तो ये हमारा इनफ्लो है 2 लाख रुपीज़ का, और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो इंक्रीज हो रही है 1,40,000 से, ये भी इनफ्लो है। इस तरीके से 3,40,000 प्लस में आ रहा है। ये हो गया हमारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सी हो गया। अब देखिए हमें नेट आंसर निकालना है, तो ए बी सी तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, और हमें पता चलेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका आंसर प्लस में है, फाइनेंसिंग का आंसर प्लस में है, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें माइनस है। 3,06,000 एंड 3,40,000, तो ये हो गया हमारा 6,46,000, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में है, तो इसे माइनस करेंगे 5,76,000। तो आंसर हमारा 70,000 प्लस में आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमें इसमें प्लस करना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा, एक तो जो करंट इन्वेस्टमेंट है और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 10,50,000। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 11,20,000। अब हम देखते हैं क्या क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यही है। तो देखिए 6,40,000 एंड 4,80,000, तो ये आ गया हमारा 11,20,000। यही हमारा यहाँ से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 43 से करना स्टार्ट करेंगे।